जाति के हजाम भोर कुतुबपुर है मुकाम छपरा से 3 मील दियरा में बाबूजी। पूर्व के कोना पर गंगा किनारे पर जाति पेशा बांटे विद्या नहीं बांटे बाबूजी। नमस्कार, मैं शेफाली सुरभि नवचेतना के मंच से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज मैं भोजपुरी के अमर कलाकार भिखारी ठाकुर जी की जन्म जयंती पर विशेष कार्यक्रम लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। 18 दिसंबर 1887 में बिहार की धरती सारण जिले के कुतुबपुर दियार गांव में एक नाई परिवार में आपका जन्म हुआ था। भिखारी ठाकुर के पिताजी का नाम दल सिंगार ठाकुर और माता जी का नाम शिवकली देवी था। बाद में जीविका उपार्जन के सिलसिले में खड़गपुर चले गए थे। रामलीला में उनका मन रमा होने की वजह से वे ज्यादा संतुष्ट नहीं थे, जो इसी वजह से जगन्नाथपुरी बाद में चले गए। बाद में अपने गांव आकर एक नृत्य मंडली बनाई और रामलीला खेलने लगे। सामाजिक कार्यों से जुड़े रहने और उन्होंने काफी काम किया, सामाजिक कार्य से जुड़े रहे और नाटक, गीत एवं पुस्तकें लिखना प्रारंभ कर दिया। उनकी लेखन शैली बहुत ही सरल थी, जिससे लोग जुड़ते गए। उनकी लिखित किताबें वाराणसी, हावड़ा एवं छपरा से प्रकाशित हुई। भिखारी ठाकुर भोजपुरी के समर्थ लोक कलाकार, रंगकर्मी, लोक जागरण, संदेश वाहक, लोकगीत एवं भजन कीर्तन के अनन्य साधक थे। वे बहुआयामी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। साथ ही भोजपुरी गीतों एवं नाटकों की रचना एवं अपने सामाजिक कार्यों के लिए जग प्रसिद्ध हैं। उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। वो एक महान लोक कलाकार थे, जिन्हें महापंडित राहुल सांक्रांत ने भोजपुरी का शेक्सपियर कहा था और उनके चाहने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र भी उन्हें कहा करते थे। आज उनकी जन्म जयंती पर एक विशेष कार्यक्रम लेकर मैं प्रस्तुत हुई हूँ और हमारे साथ इस परिचर्चा में शामिल हैं हमारे मेहमान, जिनसे मैं आप सभी का परिचय कराना चाहती हूँ। मेरे साथ जुड़े हैं कथाकार संजीव, वरिष्ठ साहित्यकार, लेखक, हंस के पूर्व कार्यकारी संपादक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। प्रणाम सर। नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम सर। डॉक्टर ब्रजभूषण मिश्र, पूर्व महामंत्री, अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। प्रणाम सर। मेरे साथ हैं यशवंत पराशर, संस्कृति कर्मी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। प्रणाम, नमस्कार। कुछ तकनीकी हो गई थी खराबी, हमारा जो नेटवर्क था वो हमारे हाथ में नहीं होता है, जिसकी वजह से मुझे दोबारा से रूबरू हो रही हूँ आप सबों के समक्ष और अपने दर्शकों से भी ये कहना चाहूंगी। अजय कुमार आए हैं, और प्रणाम अजय जी। आज सवाल सर मैं आपसे समझना चाहूंगी, संजीव सर, आपने भिखारी ठाकुर के जीवन पर, उनकी कृतियों पर बहुत ही शोध किया है और अपने सूत्रधार उपन्यास में उसे जीवंत किया है एक तरह से, जो कथा यात्रा नितांत चुनौतीपूर्ण भी रहा है। उसके विषय में कृपया हमारे दर्शकों को बताइए जी। देखिए, भिखारी ठाकुर पर लिखना मेरे लिए कोई उतना ही सहज था जितना कि पानी, और उतना ही कठिन था जितना कि हिमालय। दो विरोधाभासों के बीच में मैंने अपनी लेखन यात्रा शुरू की, वो भी तब जबकि भिखारी ठाकुर को मैंने बचपन में 5-6 साल या 7 साल की उम्र में मैंने देखा था। 2 बार देखा था। कुछ ऐसे प्रसंग भी थे, कटु मधु, जो छोटे बच्चे इसके साथ होता है, जो झांकने जाता है और देखता है, और घर में भी चर्चाएं होती थी। और बाद में जब मैंने देखा वो संस्कृति मंत्रालय का जो विशेष आग्रह हुआ
सीनियर फेलोशिप के तहत। तो राजेंद्र यादव ने कहा कि तुम्हें लिखना है तो मुझे एक्चुअली महेंद्र मिश्र पर लिखना था। वे मेरे प्रिय गायक थे, गीतकार थे। लेकिन राजेंद्र यादव ने कहा कि विविधता के लिहाज से और वैसे भी सामाजिक सौदेश्यता के लिहाज से तुम चुनो भिखारी ठाकुर। और तुमने देखा भी है जी भिखारी ठाकुर को। तो मैंने भिखारी ठाकुर को चुना। इसके बाद मेरा, क्योंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, जैसा कि ये शुरू से ही रहा है वैज्ञानिक रुचि, तो शोधकर्ता के रूप में फिर मैंने फिर उनकी यात्राएं जहां जहां से उनके बिंदु चरण चिन्ह जहां जहां पड़े थे, एक तरह से कहूँ साहित्यिक भाषा में, उन जगहों पर मैंने जा करके उनका पता किया। चाल, चरित्र, चेहरा, आचरण, और वो जो कंडीशनिंग होती है, जिस कंडीशनिंग के बीच में एक कलाकार काम करता है, खासकर उस भिखारी ठाकुर जैसे वर्ग का कलाकार। मेरे एक मित्र थे मनमोहन पाठक, घर पर हम लोग खा पी करके सोए थे। हमने कहा यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करूं। भिखारी ठाकुर इतने विशाल हैं कि चाय बागान से लेकर के और वहाँ उधर पूरा यूपी और इधर ये जहाँ जहाँ अंचल। तो कुछ देर चुप रहे। मनमोहन पाठक जी ने कहा कि भैया तुम नाई बन जाओ पहले तो। मैंने कहा मैं बना। बोलिए। बोले बस नाई बनकर परकाया प्रवेश कर जाओ और तब देखो तुम्हारे लिए बिल्कुल सरल हो जाएगा। तुम भिखारी ठाकुर खुद बन जाओ। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सरल। और सचमुच में मैं एकदम से भिखारी ठाकुर बन करके मैंने यात्राएं शुरू की। तो वो जो चीजें आई हैं उपन्यास में, वो परकाया प्रवेश के माध्यम से आई और मुझे बहुत चक्कर लगाने पड़े। इतना जलेबी पेच क्या बताऊं। वो जो आरा, बलिया, छपरा, सिवान और पटना और कलकत्ता, हावड़ा और वो जो कोलियरी अंचल हैं, जूट मिल हैं, चाय बागान हैं, सब जगह मेरा अपना, जो मैंने पहले बताया कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, शोध मेरी प्रवृत्ति में रही है। इस तरह से मैंने भिखारी ठाकुर को खोजा, गांव गया, कई बार अपमानित हुआ। पुरानी गंगा में एक तरह से अंधेरा हो गया था, तो पता नहीं चल रहा था कितना पानी है जहां मैं चल रहा हूँ, बगुरा के पास। लेकिन उन सब जगहों को पार करके वो मैंने जो ढूंढा वो आपके सामने है उपन्यास। जीवनी परक उपन्यास जो होता है उसमें ठेठ जीवनी नहीं होती है, वो उपन्यास और जीवनी के बीच का कुछ मामला बनता है। साहित्यिक अंदाज में कहूँ कि होती है वो जीवनी ही, लेकिन वो आज की आंखों का जो विजन है वो भी उसमें आता है। तो वो लिखना मेरे लिए आसान हुआ कि रामानंद सिंह के यहाँ भी मैं रहा कुछ दिन। फिर मेरे मित्र थे नीरज सिंह, उनके यहाँ भी, जिन जिन लोगों ने एक्चुअली, अविनाश चंद्र विद्यार्थी खुद मुझसे मिलने आते थे और उन दोनों उनके पाँव में कुछ तकलीफ भी थी, लेकिन बेचारे जैसे आते थे मुझे दिक्कत भी होती थी। अभी आपकी अनुपस्थिति में शेफाली जी, हम मिश्रा जी से पुराने प्रसंगों को याद कर रहे थे। एक जगह उन्होंने, एक मार्मिक प्रसंग उनका है भिखारी ठाकुर का। मैं नहीं चाहता था कि मैं वहां से बात शुरू करूं, लेकिन प्रसंग आ गया तो छोटी शुरुआत वहां से हो सकती है। वो बिहार राष्ट्रभाषा सम्मेलन टाइप का कुछ था और अविनाश चंद्र विद्यार्थी भी थे और भिखारी ठाकुर के साथ बैठे हुए थे। और उसमें जो विद्वान लोग थे वे तथाकथित, मैं तथाकथित इसलिए कहता हूँ कि उनको लोग बोलते हैं अपने अपने, सवर्ण जातियों के लोग थे, विद्वान लोग थे, सुशिक्षित थे और
भिखारी को कंडेम करने के लिए वे कहते थे कि ये गबर की चोर, ये तो वेक्टेरियन स्टाइल है, ये तो वहां से लिया गया है, ये फला जगह से लिया गया है, ये फला जगह से लिया गया है। भिखरिया का इसमें ओरिजिनल क्या है? यानी भिखारी को ताच्छिल्य भाव से ताकने की जो परंपरा थी, गणेश चौबे वहां थे। गणेश चौबे ने कितना क्या कहा क्या नहीं कहा, अविनाश चंद्र विद्यार्थी ने साफ साफ नहीं बताया, लेकिन ये जरूर कहा कि उनकी उपस्थिति में मतलब ये जो शब्द बाण थे विश्व के बुझे हुए, वे जातिगत लांछना के माध्यम से आ रहे थे। उसके बाद ये वहां से उठे, वहां से तब चल जाए, उठे वहां से लड़खड़ाते हुए, मैंने एक तरह से घायल परिंदा। अविनाश चंद्र विद्यार्थी छोटे थे, साथ साथ चल रहे थे। तब उन्होंने कहा कि आज सबको दिखाई पड़ रहा है, पता नहीं कौन 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 क्या क्या विद्वान, मैं तो उनको जानता भी नहीं, मैं तो मुंह दूबर लोगों की कथा और यही सब चीजें मैं लिखता रहा, मेरी तो उतनी शिक्षा दीक्षा भी नहीं है जिसका ये बाबा जी लोग बोल रहे हैं। हाँ, अगर मैं ये चौबे जी हैं उनकी तरफ होता तो आज बात अलग कही जाती, तब मुझे लोग नहीं कहते, इतना जो अपमानजनक जो विश्व की बातें कर रहे हैं मुझे नहीं कहते, लेकिन अब मुझे ब्राह्मण बनना पड़ता है और शिक्षित ब्राह्मण। शिक्षित ना होता तो कोई बात नहीं, ब्राह्मण होता तब भी, क्योंकि समाज में ब्राह्मणों की जो कद्र है और शेष समाज की नहीं है। इस जातिगत दंशित समाज में भिखारी ठाकुर का उठकर खड़ा होना कई प्रसंगों में आया है। कहीं भी उन्होंने एक तरह से जो जाति विद्रोही आज के होते हैं उसकी तरह नहीं कहा है कुछ, लेकिन उन्होंने बीच बीच में अपने जो प्रतिक्रियाएं हैं वो दी हैं। जैसे एक प्रतिक्रिया ये है कि उनको लगता है कि वो पिछले जन्म में कुछ होगा जिसके चलते मेरा इस वंश में मेरी पैदाइश हुई, और गणेश चौबे जैसे लोग जो हैं वे महानता के शिखर पर हैं तो मैं बिल्कुल नीचे हूं। तो सपने में क्या देखते हैं? सपने में देखते हैं कि भिखारी ठाकुर जो हैं वो आ रहे हैं, लंब तड़ंग तो थे ही वो, और इसके बाद वो यह है कि भाई देखा तो के आवता, तो भिखारी मिसिर आ रहे हैं, काशी के बड़का पंडित जी। अरे तो नाई न थे? ना वो पूर्व जन्म में नाई थे, इस जन्म में भिखारी मिसिर है, आ रहे हैं। सपने में वे जो जिन लोगों ने उनका अपमान किया था वो सारे लोग जो हैं, कोई पांव पखार रहा है, कोई पंखा झल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है। माने वो जो दमित जो ये थी ऐषणाएं, वो प्लस उसका जो उसकी प्रतिक्रिया जो है, वो दोनों चीजें आती हैं। अंत में देखते हैं कि उसमें रामानंद सिंह जो उनके मित्र और गुरु थे और उनसे छोटे थे, हालांकि पड़ोसी थे, मैं गया था वहां, तो देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं पांव पखारने के लिए। इसके बाद कहें ना भैया, ना बड़का भैया, आपने नहीं किया कुछ, चलिए हम चित्रगुप्त जी को बताएंगे कि आपने कुछ गलत इंदराज कर लिया है इनके बारे में, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये जो रिएक्शंस होते हैं उसको विभिन्न रूपों में वो व्यक्त करते हैं, लेकिन कभी भी वो ये नहीं करते। तुलसीदास के परम भक्त, तुलसीदास के एक तरह से छाया के रूप में दिख रहे थे और कुछ उनको आता भी नहीं था ज्यादा, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी विशेषता थी कि महेंद्र मिसिर और तमाम जो लोग थे वो क्या लिख रहे थे और भिखारी क्या लिख रहे थे। भिखारी का माध्यम था नाच, लोकनाट्य जी, और उसके लिए वो 30 साल के बाद से अपनी जिंदगी शुरू करते हैं।
वो कहते हैं कि 30 साल के बाद मेरी आंखें खुली हैं। इससे जल्दी तो कुत्ते बिल्ली जो होते हैं उनकी आंखें खुल जाती हैं। ये मतलब साहित्यिक लहजे में ये है। जी जी। खैर, इसके बाद सभी घृणा कर रहे थे। नाच, बताइए, नाक कटाती है, दुनिया भर की बात है। तो नाच के माध्यम से उन्होंने जो चुना और जो बुना, वो मैं बनारस तक के अंचलों में गया, चारों तरफ कैसे 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 भिखारी ठाकुर ने मतलब उस माध्यम को ये किया, क्या कहते हैं उसको, प्रस्फुटित किया या संपुष्ट किया। आप समझिए, ये भिखारी ठाकुर की वो बात राहुल जी की है कि 20-20 कोस से 20-20 हजार के दर्शक जो हैं 10 कोस से लोग देखने आते हैं, और गंगा के उस पार से इस पार से उधर घोड़े से आ रहे हैं, हाथी से आ रहे हैं, संपनी एक होती थी उस समय, यानी जो ये होती है ढकी हुई। हाँ, तो उससे आ रहे हैं और मार हो जा रही है समर्थकों में। और इसके बाद जो ये है कि जो उनके नाटक थे औरों से भिन्न क्यों हुए। बेटी के बेचने की प्रथा भोजपुर या बिहार या उन अंचलों में थी, खासकर बड़ी जातियों में थी, क्योंकि वो क्या कहते हैं उसको, दहेज में कोई रियायत नहीं बरती जाती थी, तो बेटियां बेच दी जाती थी। ये एक कटु सत्य था। अब इसको लेकर के जब उनका नाटक आया, लोग हमेशा धिक्कारते थे, उनकी मंडली के लोग, कि आपको दिखाई नहीं पड़ता श्रवण कुमार खेलिए, सत्य हरिश्चंद्र खेलिए, लेकिन कभी भिखारी ने नहीं खेला। भिखारी को वो समाज का दर्द जो है वो सालता था। और जब वो बेटी वियोग, उसका नाम है, बेटी बेचवा, बाद में ये हुआ, बेटी वियोग को जब उन्होंने मंचित किया, तब वो सवर्ण जातियों के लोग या गांव के ऊंचे लोग जिनको अपने गांव के मान सम्मान की रक्षा करनी थी, वो सब के सब उठ खड़े होते थे। यहाँ तक कि ये निषेध कर दिया गया कि कोई भी भिखारी ठाकुर का नाच देखने नहीं जाएगा। इस पर भी छुप छुप के लोग जाते थे। तो मैंने उपन्यास में वर्णित किया है कैसे छुप छुप के लोग जाते थे। और इस तरह से वो कई जगह मार हो गई। कई जगह ऐसा हुआ कि लड़कियों ने रिफ्यूज कर दिया, नहीं करेंगे शादी बूढ़े बड़ों से, और बूढ़े बड़ की भूमिका खुद भिखारी करते थे। और इसके बाद वो जब मारपीट हुई, रात ही रात में खदेड़ दो सालों को, खदेड़ दो, इनका हारमोनिया, ढोलक, तबला, ये सब छीन लो। हाँ, खदेड़े जाते थे रात को, मारपीट होती बसती थी। तो सामाजिक जागरण में जब साहित्यकार, कलाकार हस्तक्षेप करता है तो उसकी सबसे बड़ी जीत होती है। और उस जीत के मुकाबले सारे पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार वगैरह फीके पड़ जाते हैं। तो ऐसा ये प्रसंग था, उसको ये करके मैं चर्चा को फिर आगे बढ़ाने के लिए विद्वानों का बहुत बढ़िया आपने। हाँ जी, अभी जरा सुन लीजिए उस बात को। प्रसंग क्या था? जी सर। प्रसंग था धनबाद जिला में एक जगह है चिरकुंडा, कुमारडुबी, वहाँ कोलीरी है। मेरे घर जहाँ मैं वहाँ कार्यरत था, वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर पड़ता था या उससे भी कम। वहाँ पर एक बाबू साहब थे, उनके यहाँ पर ये हुआ, ठहरे हुए थे भिखारी, और जमाना था 1964 का। इसके बाद वहाँ पर जब बेटी बेचवा का ये आया प्रसंग, बेटी वियोग, तो 500 हजारीबाग के बाबू साहब लोग यानी ठाकुर लोग उठ करके लगे रोने, हाथ मार कर रोने लगे। जब रहीम जो है पछाड़ खा करके कि पगहा धराई दिहला, बेटिया के चेरिया बनौला हो बाबूजी, रुपया की नाई लिहला पगहा धराई दिहला, रुपया की नाई लिहला पगहा धराई दिला, बेटिया के छेरिया बनौला हो बाबूजी। वाह, धन्यवाद।
तो ये जब प्रसंग आया तो रहीम जो था कर रहा था बेटी का, रहीम गिर पड़ रहा था, उसका 500 वो जो बाबू साहब उठ करके रोते हुए उठ करके गए शिव मंदिर में। उन्होंने कहा आज से ये प्रथा हम बंद करते हैं, निषेध करते हैं, और जे के हुए इसमें आएगा, जो कोई करेगा उसका हुक्का पानी बंद, उसका सामाजिक बहिष्कार। और ये जो है, ये जो जीत हुई भिखारी की, ये भिखारी की बहुत बड़ी जीत थी, समझिए। बहुत सारे पुरस्कार मिलते हैं, बहुत सारी मान्यताएं मिलती हैं, ये सब चीज यानी सामाजिक संरचना में उन्होंने हस्तक्षेप किया जो गलत थी, जो अन्य कलाकार या कर पा रहे थे। जी आगे बढ़ाइए। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है, दर्शकों को भी लाभ हो रहा होगा, मुझे बहुत कुछ जानकारी मिली कि किस तरह से सामाजिक संरचना में एक जो साहित्यकार होता है या जो कथाकार होता है अपनी जिम्मेदारी और भूमिका निभाता है। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मैं समझना चाहूंगी सर, ब्रिज सर, भिखारी ठाकुर लीजेंडरी व्यक्तित्व हैं, उनकी सहजता में उनका बड़प्पन निहित था, इस बात को किस तरह से आप देखते हैं? जी सर। फिर से आप अपना प्रश्न दोहराएंगी तो? भिखारी ठाकुर लीजेंडरी व्यक्तित्व रहे हैं, उनकी सहजता में उनका बड़प्पन निहित था, इस बात को आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, सहजता में बड़प्पन ही नहीं निहित था, उन्होंने अपनी सहजता के साथ बहुत सारे लोगों को रोजी रोजगार देने का भी काम किया। मैं चलना चाहता हूं भिखारी ठाकुर के साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, और उसकी चर्चाएं ज्यादा होती हैं, लेकिन यह भी हमको यह जानना चाहिए कि जो लोग भिखारी पर पैसा खर्च करते थे या उनको नचवाते थे या बुलाते थे, ले जाते थे, या उनको जो साटा करते थे, साटा बांधना कहा जाता है नाच में, तो करते थे, वे सारे लोग पैसे वाले थे या उस समय के बड़े लोग थे। आज तो कौन बड़ा है कौन छोटा है कहा नहीं जा सकता। उस समय के अर्थ के हिसाब से, धन के हिसाब से बड़े लोग ही उनको साटा भी करते थे, और जिस समाज में पैसा था उसी में कुछ लोग विरोध भी करते थे। वैसे भिखारी ठाकुर का विरोध शिवनंदन राय ने भी किया था, जो कलकत्ता में उन पर उन्होंने केस किया था। उस सब बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं, संजीव जी ने कहा है कि बहुत सारे परिवारों में बच्चों पर वो नाच देखने पर रोक भी लगती थी, जिसके माने भुक्तभोगी संजीव जी भी रहे हैं, मैं भी रहा हूं। क्योंकि भिखारी ठाकुर के तर्ज पर बहुत सारी नाच मंडलियां बहुत जगह बन गई थी, और वे सारे लोग उन सारे खेल तमाशों को ही दिखाया करते थे, पाठ किया करते थे। उसको पाठ करना कहा जाता था, तो पाठ करते थे। तो संजोग से एक बार भिखारी का नाच हो रहा था, उधर से मैं मिडिल स्कूल से अपने घर आने का रास्ता था, और वहां मैं गया तो मेरे चाचा जी भी उस नाच को देख रहे थे छुप करके। वो एमएससी में पढ़ते थे उस समय, या मैट्रिक में पढ़ते थे या कॉलेज में पढ़ते थे, हमको याद नहीं है पूरी तरह से। वो छुप कर देख रहे थे, हमको देख लिया उन्होंने तो हमको डांट करके वहां से भगा दिया। तो ये होता था, ये सब तो चलता रहता था। लेकिन भिखारी को पोषित करने वाले लोग भी, उनकी टीम को चलाने वाले लोग भी उसी समाज से आते थे जिस समाज के लोग उनका विरोध करते थे, और भिखारी के समाज के लोग भी भिखारी का विरोध करते थे। मैं कुछ और बात कहना चाहता हूं जिससे भिखारी ठाकुर को जोड़ना चाहूंगा। लवंडा नाच को लेकर के हमारे यहाँ ये सब कारण था कि लवंडा नाच जो होता था, लवंडा नाच के कारण बड़े लोग अपने बाल बच्चों को नहीं उधर नाच की तरफ जाने देना चाहते थे। लेकिन हमारा समाज इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया कि हमारे यहाँ
पुरुषों के नाचने की बहुत लंबी परंपरा है या बहुत पौराणिक परंपरा है। भगवान शिव अगर पुरुष नहीं नाचता होता तो भगवान शिव नटराज नहीं होते या भगवान कृष्ण नटवर नहीं होते, दोनों पुरुष ही थे। और परंपरा हमारे यहाँ चलती रही और चलती रही। जो विदेशिया शैली की बात आती है तो गोपालगंज में दो बहनें थी, दुनिया बाई, रसीली बाई, जो ईरानी थी। बक्सर के राम सकल पाठक द्विज थे, बनारस के मुकुंदी भार थे। ये लोग छोटे छोटे प्रसंगों को लेकर के छोटी छोटी माने उस तरह के संवाद शैली में कुछ बात किया करते थे। ये भिखारी ठाकुर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उस लवंडा नाच को लेकर के और उन प्रसंगों को लेकर के जो समाज में घटित हो रहा था, जो समाज की समस्याएं थी, उसको बड़े कैनवास पर उतारने का प्रयास पहला किया और सफल भी रहे। और उस कैनवास पर उन्होंने बहुत सारे उन लोगों को रोजी रोजगार दिया जिन लोगों का अगर खेती के बाद अगर जो समय खाली रहता था उसका सदुपयोग हो जाता था। इसीलिए क्योंकि हम लोगों के यहाँ तो गर्मी के दिनों में ब्याह शादी पहले हुआ करती थी और उसमें वो नाच हुआ करता था, जाता था। उस समय खेती उती का समय नहीं रहता है, तो सारे लोग जो मजदूर होते थे या मजदूरी करते थे, दूसरे के खेत में रबी की फसल काटते थे, धान काटते थे, वे लोग उस नाच में करते थे। तो एक तरह नाच करते थे और उनको रोजी रोजगार मिलना शुरू हुआ। तो भिखारी ठाकुर इस मामले में सबसे बड़े हृदय के व्यक्ति थे कि उन्होंने सिर्फ समाज की समस्या नहीं सोची, जो घटित हो रहा था, महिलाओं के साथ क्या हो रहा था, दलितों के साथ क्या हो रहा था, या नशाखोर लोगों की क्या दुस्थिति थी, सब पर उन्होंने अपनी बात रखी, अपने ढंग से रखी। हाँ, ये बात अलग है कि उनके रेचन का स्तर, हम लोग कहते हैं कि रेचन का स्तर थोड़ा सा बहुत नीचे होता था, लेकिन आम आदमी को जो जोड़ना है तो हम बड़े बड़े कवियों को, छायावाद के कवियों को पढ़ा करके आम आदमी से आज तक नहीं जुड़े। हम लोग जुड़े किससे, तो महेंद्र मिश्र या भिखारी ठाकुर जैसे लोगों के कारण ही आम आदमी से जुड़ पाए हैं। तुलसीदास जैसे कवि हैं जो बहुत आम आदमी भी उसको अपने ढंग से, हल चलाने वाला आदमी भी अपने ढंग से पढ़ लेता है, जान लेता है, और बड़े विद्वान भी पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। भिखारी ठाकुर एक तरह से आध्यात्मिक व्यक्ति भी थे। जितने वो जब रामचरितमानस की चौपाई से वो शुरू करते थे तो उसके पहले राम शब्द का संपुट लगाते थे। रामा मंगल भवन अमंगल हारी, रामा हो रामा, रामा द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, रामा हो रामा। रामा हो रामा का उनका आगे और पीछे राम का टेक लगाते थे। तो इस मामला में बहुत बड़े आध्यात्मिक भी थे वो, और बहुत बड़ा हृदय होता है। जो सब चीज को लेकर के साथ में चल रहा हो, तो भिखारी ठाकुर सब कुछ साथ लेकर के चल रहे हैं। जो हमारे संस्कृति की जो झलक है वो पूरी तरह से उनमें स्पष्ट दिखाई पड़ती है। संजीव जी ने एक बात कही है, मैं उनको एक कहना चाहता हूं कि हालांकि महेंद्र मिश्र के प्रसंग में इन पर भी कुछ आक्षेप आते रहे हैं कि उन्होंने कह दिया था कि भिखारी ठाकुर कुछ महेंद्र मिश्र से कुछ ग्रहण भी करते थे, कुछ जानकारी भी लेते रहते थे, उनसे कुछ टिप्स भी लेते रहते थे। इस संजीव जी ने कहीं ये बात कही है, इसकी चर्चा भी लोग करते हैं। कुछ लोग बहुत नाराज हो जाते हैं कि भाई महेंद्र मिश्र से क्यों लेंगे। महेंद्र मिश्र कुछ उनके पूर्ववर्ती थे। ये बात मैं कहना चाहता हूं स्पष्ट, और संजीव जी के पक्ष में यह बात कहना चाहता हूं कि महेंद्र मिश्र ने जो बात अपनी पूर्वी में की, जो नारी विमर्श की बात की या जो भी पलायन की बात की, माइग्रेशन की बात की, भिखारी ठाकुर ने उसको नाटक में बहुत बड़ा व्यापक फलक दिया। महेंद्र मिश्र की बात गीतों में थी, वो गीत तक सीमित थी, और भिखारी ठाकुर ने उसको दृश्यगत करके विजुअलाइज करने का कोशिश किया और उसको बहुत बड़ा फलक दिया। तो एक दूसरे का संबंध तो था ही, और दोनों अपनी अपनी जगह पर थे। तो अब नाराज होने वाले नाराज हो सकते हैं,
किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन वो आदमी तो समाज पर व्यापक असर छोड़ कर गया और आज भी उसका असर देखा जा सकता है। और आज वो लवंडा नाच या वो अब कोई उससे लोग नहीं कटते हैं या उससे नहीं होते हैं। जब समझ पैदा हुई है, जब समझ धीरे धीरे विकसित होती है, तो समझ धीरे धीरे विकसित हुई है, तो लोग उन बातों को समझने जानने लगे हैं कि कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। आज से 100 वर्ष पहले जो बात की, बुरसाला का बयान किया, विधवा विलाप किया, सरकार आज मजबूर है कि विधवा पेंशन दे, ओल्ड एज पेंशन दे, ये सारा कुछ कर रही है। लड़कियों को पढ़ाने की बात करे, एज निर्धारित करे, उम्र निर्धारित करे कि इससे पहले आप अगर लड़की की शादी करेंगे, तो सब अब कर रही है जिसका जागरण उन्होंने 100 वर्ष पूर्व कर दिया था। तो इस मामले में बहुत बड़े व्यक्तित्व थे भिखारी ठाकुर, और सबको लेकर के चला। मैं इतना ही कह के आप आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छी बात कही सर आपने कि उनकी जो जड़ थी, नींव था, उन्होंने उस वक्त डाला जब समाज में खुल करके कोई बात नहीं करना चाहता था सामाजिक परेशानियों पे। तो भिखारी ठाकुर ने उन विषयों पे अपनी जो है बात समाज के सामने रखी थी। पर वर्तमान यशवंत जी, वर्तमान समय में राष्ट्रीय संस्कृति, आंचलिक संस्कृति में भिखारी ठाकुर कितने सामायिक हैं? ये प्रश्न क्या मुझसे है? मैं ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ, शायद इंटरनेट की समस्या। जी यशवंत जी, आपकी आवाज टूट के आ रही है, प्रश्न फिर से दोहराइएगा। हाँ, मैं बिल्कुल रिपीट कर रही हूँ। वर्तमान समय में राष्ट्रीय संस्कृति, आंचलिक संस्कृति में भिखारी ठाकुर कितने सामायिक हैं? जी जी, मैं जिस दिशा में बात हो रही थी उससे थोड़ा अलग ये प्रश्न है, और मैं अच्छी बात है कि एक वो भी डायमेंशन जोड़ना चाहता हूँ कि वर्तमान परिदृश्य में भिखारी ठाकुर कितने सामयिक हैं और क्या उनका महत्व है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो रंगमंच की स्थिति है, जो आंचलिक रंगमंच एक है, वो स्वतंत्र भारत में एक तरह से हाशिए पर आ गया है। एक राष्ट्रीय संस्कृति के निर्माण के चक्कर में जो भी क्षेत्रीय संस्कृति थी, केवल रंगमंच की स्थिति नहीं है, वो थोड़ा इग्नोर हुआ है। उसको जो महत्व मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। और मैं तो बल्कि एक राष्ट्रीय संस्कृति की परिकल्पना का ही विरोधी हूँ, क्योंकि भारत जैसे बड़े देश में जहाँ इतनी विविधता है, भाषाएं अलग हैं, खान पान, रहना सहना, गाना बजाना, नाटक सब अलग अलग है, इसमें एक राष्ट्रीय संस्कृति का निर्माण किसी न किसी कीमत चुकाने के बाद ही हो सकता है। और वही कीमत चुकानी पड़ी है आंचलिक रंगमंच को। जो आज की तिथि में अगर हम देखें तो भिखारी ठाकुर पर का इम्प्रोवाइजेशन एक तरह से हुआ है। स्वतः रूप से आप देखेंगे लोक में बहुत मंचन होता नहीं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मंचन नहीं होता, मंचन बिल्कुल होता है और उसका अपील है। मेरा अपना अनुभव है, सिवान जिले के एक सुदूर गांव में एक रंग मंडली है, परिवर्तन रंग मंडली नाम है उसका, सिवान से कोई 20-21 किलोमीटर की दूरी पर। वह बहुत सारे नाटक करती है, हिंदी भी करती है, मॉडर्न थिएटर भी करती है, और भिखारी ठाकुर के नाटकों का मंचन भी करती है। मैंने देखा है जब से भिखारी ठाकुर के नाटक हुए, एक तो नाटक उनके रिपीट होते हैं, वो बेटी बेचवा है तो फिर 6 महीने में दोबारे होगा बेटी बेचवा, वही गबर की चोर होगा और फिर होगा। वो नाटक दोहराए जाते हैं, फिर भी जो ऑडियंस उन नाटकों के लिए आती है दूसरे नाटकों के लिए स्वतः नहीं जमा होती है। तो एक आपको फीडबैक है ये, कोई मैं अपनी बुद्धि से कोई बात बोलूं और अपना ओपिनियन दूं, इसकी बजाय मैं सीधा मैं फीडबैक देखता हूं कि वहां स्वतः रूप से भीड़ जमा होती है। जबकि परिप्रेक्ष्य बदल गया है, बहुत सारी समस्याओं को जितने जोर से कहा गया है भिखारी ठाकुर के नाटकों में, उस मुकाबले आज की स्थिति बदल गई है। वो दहेज प्रथा, वह हर तरह की समस्याएं, ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल समाप्त हो गई, कहीं न कहीं, क्योंकि हम शहरों से देख नहीं पाते कि गांवों की सामाजिक स्थिति या जीवन शैली क्या है। समस्याएं बिल्कुल हैं, लेकिन परिप्रेक्ष्य बहुत बदल गया है, उस तरीके से है नहीं। फिर भी उसका अपील है उन नाटकों में, वो लोग देखने आते हैं। और मैंने इसको फील्ड में देखा है, जहाँ
अब दूसरी बात है कि आधुनिक काल में जो इसका एक मॉडर्न थिएटर के जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के हवा में जो नाटक होते हैं उसमें भी उस पर इम्प्रोवाइजेशन हुआ है। कुछ जो इम्प्रोवाइजेशन का बहुत ही अच्छा और बुरा उपयोग किया गया है। आप सबसे पहले तो देखें कि जो देसिल बैना सब्जन मिठा कहते हैं वो उसमें निकल जाता है। उसकी जो नजाकत है, उसकी जो मासूमियत है, जो टेंडरनेस है, सबसे पहले तो वही निकल जाता है। जो इनोसेंस है, जो जिस भावनाओं का, संप्रेषण का, कहने की शैली का और भाषा का भी, वो निकल जाता है। दूसरी बात, इन नई तकनीकों से आडंबर बहुत बढ़ गया है। आप देखेंगे जिस तरह के स्मोक मशीन्स यूज होते हैं, लाइटिंग हो गया, पर्दा हो गया, सेट हो गया और सेटअप हो गया। ऑडियंस भी एक बहुत ही संभ्रांत ऑडियंस है जो शायद पहले नहीं रही होगी उनके नाटकों की, या रही भी हो। अब उस समय के संभ्रांत ऑडियंस तो थे ही, जैसा कि संजीव जी अभी चर्चा कर रहे हैं, वो भी आते थे। तो इन सब कारणों से वो अपनी जगह से बहुत कुछ अलग सा हो गया है और धीरे धीरे उसमें फिट होने की कोशिश कर रहा है, जो एक राष्ट्रीय संस्कृति है या आधुनिक रंगमंच है। आज मेरे समझ से ये स्थिति दूसरी है क्या कि बहुत मिस एप्रोप्रिएशन हुआ है एक तरह से। माफ करिएगा, मैं बहुत सारे अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन जैसे कि जो सेटायर है, जो व्यंग है ना, उसको वहां पर हास्य बना दिया गया है। अब ये बहुत डेलिकेट ट्रीटमेंट चाहिए, ये डायरेक्टर का काम है। भिखारी जी जब खुद रहे होंगे या जब वो करते रहे होंगे तो उन्होंने व्यंग को व्यंग के रूप में कायम रखा होगा, लेकिन व्यंग करना और व्यंग को बनाए रखना एक मुश्किल काम है और हास्य कर सकना, एक मिमिक्री कर देना, इस तरह की चीजों को करना बहुत आसान है। तो उस सीमा को भी बराबर से लांघा जाता है आज के डेट में। व्यंग पीछे चला गया, मिमिक्री और बिल्कुल ही सस्ती लोकप्रियता वाली चीजें घुस आई हैं इम्प्रोवाइजेशन के नाम पर। और समान स्थिति मेरे नजरिए से है। क्या भोजपुरी रंगमंच भिखारी ठाकुर पर ही आश्रित है या आगे भी कुछ इस पर ध्यान दिया जा रहा है, कुछ हो रहा है? देखिए, सही मायने में तो काम जरूर हुआ है और भी नाटकों का निर्माण हुआ है। जो मेरे अनुभव है, मैं देखता हूँ भोजपुरी में कुछ नए नाटक भी किए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम देश के दूसरे प्रदेशों, दूसरी भाषाओं के रंगमंच की स्थिति से तुलना करें तो ये कह सकते हैं कि ये बहुत हद तक बात सही है। हम लोग भिखारी ठाकुर से बहुत आगे निकल नहीं पाए। ये किसी तरह से कहना नहीं है कि भिखारी ठाकुर से आगे निकला जा सकता है, नहीं निकल जी। सब चीज, कोई भी चीज है, कोई भी विधा है, कोई भी गुणवत्ता है, वो काल सापेक्ष होता है। भिखारी ठाकुर का भी अस्तित्व तभी बना रहेगा जबकि उस बिल्डिंग ब्लॉक से आगे काम हो, इस पर इम्प्रूवमेंट हो, डेवलपमेंट हो। अगर हम बिल्कुल वही चीजें जो 50 या 70 साल पहले लिखी गई जिस तरीके से बिल्कुल वैसे ही करें और उसके भरोसे हम आगे की रचनात्मकता को एक शेल्फ पे ताखे पर रख दें, यह भी उचित नहीं है। ये नदी की धारा में जैसे पानी का बहना जरूरी होता है, उसी तरह कला संस्कृति का जीवित रहना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो वो म्यूजियम में चला जाता है, जो एक तरह से उसकी मौत है। यशवंत जी, क्षमा करेंगे, एक प्रश्न मेरा है कि गबर घिचोर आपने निश्चित रूप से उसके बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा। गबर घिचोर भिखारी ठाकुर का नाटक। जी। गबर घिचोर को विभिन्न आधुनिक संदर्भों में इधर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से लेकर के अलग अलग जगहों पर मंचन हुआ है गबर घिचोर का। जी जी। गबर घिचोर दरअसल वो एक पारंपरिक ग्रामीण सटायर था जिसको भिखारी ठाकुर ने नाटक का रूप दिया था। और उसमें जो एक प्रसंग जो है, जो उसमें ये होता है कि पत्नी रह जाती है, पति बाहर चला जाता है, जो बहरा बहार में है, विदेशिया जिसको हम जानते हैं। जी जी। और उसमें दूसरा प्रसंग ये होता है कि जहाँ पर कि पत्नी रह जाती है और उसकी संतान हो जाती है, तो ये इसका निर्णायक कौन, मतलब इसका ये किसका बच्चा है? ये जो है, ये जो विडंबना है, परदेश जाने वालों की विडंबना, प्रवासी मजदूरों की विडंबना। चूंकि उस समय प्रवास एक बड़ी समस्या थी,
पूरा उत्तर प्रदेश का अंचल और बिहार का अंचल और अलग अलग जगहों का, ये सबके सब कलकत्ता भागते थे या और जगहों में भागते थे, उनकी पत्नियां रह जाती थी। और ये जो जैविक समस्या है संतान की वगैरह की, तो इसमें जो नाटक का रूप लिया, इसका जो रूप, इसका रूपांतरण जो होगा, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मेरा अध्ययन आपकी तरह तो गहरा नहीं है, लेकिन मैंने इस नाटक का मंचन देखा है। मैं वाकिफ हूँ जिस नाटक जिस संदर्भ की आप बात कर रहे हैं। मेरा जो इस पर विचार है, एक तो अपने समय के लिए बहुत ही बड़ी बात थी कि उस वक्त इस बात को मंच पर रखना और उस पर एक उस महिला के पक्ष में निर्णय होना, ये एक अपने समय के लिए मुझे लगता है क्या कि उससे 100 साल आगे की बात थी। आज के समय में भी वो चीजें हों तो समाज में वास्तविकता, अगर रियलिज्म पे जाएंगे तो बड़ी समस्याएं खड़ी होंगी। उसको मंच पे लेके जिस वक्त आए होंगे भिखारी ठाकुर, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात रही होगा। मुझे लगता है कि उस समय विरोध भी हुआ होगा। सर, एक पी राज सिंह है, ये एक कुछ कह रहे हैं। यशवंत सर, मैं पढ़ के बता रही हूँ। भोजपुरी समाज में बेटी बेचने की प्रथा खुलकर न सही, चुपके चुपके था। एक क्रिया का अनजान वश मुखौटा था। मुझे आगे करके भीतर भीतर डील हो रहा था। उस वार्ता में मैं नहीं था। यह वाकया मेरे गांव की है। मैं प्राध्यापक था, मुझे साथ चलने के लिए कहा गया था। ये पी राज सिंह है मार्गदर्शक, ये कह रहे हैं। जी सर, ये बहुत गंभीर विषय है जो उस वक्त समाज की थी। गीत भी दर्शकों को आकर्षित करते थे, कथ्य तो है। हाँ जी, ये बिल्कुल ये एक संदर्भ बिल्कुल वो हम और बिल्कुल मानते हैं। नीलम जी कह रही हैं, इप्टा वाले भिखारी ठाकुर के नाटकों का मंचन करते हैं। तो ये हमारे दर्शक, हाँ सही बात है जी। बोले सर जी। तो बात हो रही थी गबर घिचोर की। मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ जो बातें आई हैं उसमें। दूरदर्शन ने इधर एक दो बार उसके पास शायद ये नाटक तैयार है और एक दो बार दिखा चुका है पटना दूरदर्शन, गबर घिचोर। उसमें वो समस्या है, लेकिन बहुत ढंग से उस समस्या को रखा भी गया है और उसको सुलझाने की कोशिश भी की गई है। उसमें उसका समाधान भी दिया है, जो समस्या है उसका समाधान भी दिया गया। एक बात और मैं सूचित करना चाहता हूं कि गबर घिचोर को जो साहित्य अकादमी की अंग्रेजी पत्रिका है द इंडियन लिटरेचर में गबर घिचोर का अनुवाद छपा था। वो भोजपुरी पर केंद्रित एक अंक आया था, उसका 195वां अंक। उसमें गबर घिचोर को का अनुवाद उन लोगों ने दिया था। तो गबर घिचोर की महत्ता तो ऐसे ही संसिद्ध है। उस बात जो यशवंत जी ने कही है कि जो सटायर वाली बात है, बहुत सारे केसों में हो रहा है। बहुत सारे लोग भिखारी के ठाकुर के का नाम लेकर के अपने को फ्लोरिश कर लेना चाहते हैं, अपने को प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग करने की कोशिश में लगे हुए, भिखारी ठाकुर का नाम ले लेकर के। वो कितना भिखारी ठाकुर को समझ रहे हैं, कितना उनको जी रहे हैं, कितना उनकी चीजों को उस तरह से ग्रहण कर रहे हैं और उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, दीगर बात है। लेकिन लोग चाहते हैं कि भिखारी ठाकुर के नाम पर है। अच्छा, कई दावेदार भी हैं, हो गए हैं आजकल की हम भिखारी को ज्यादा जानते हैं, हम भिखारी को ज्यादा जानते हैं। तो ये सब सारी बातें हमारे यहाँ फैल गई हैं। अब बहुत सारे के सारे लोग अपने अपने फेरे में लगे हुए हैं। भिखारी ठाकुर को सोचने, समझने और जानने की कोशिश करने की जरूरत है। उसके लिए किसी मैं समझता हूं कि शायद आप लोगों को नाम याद हो महेश्वर प्रसाद का, महेश्वराचार्य। और जो बाद में महेश्वराचार्य के रूप में हुए 1935-36 से वो लिखा करते थे और उन्होंने भिखारी पर कई एक लेख फुटकर ढंग से लिखे। बाद में 1964 में जो उनका जन्म कवि भिखारी ठाकुर आया, हालांकि उनकी उसमें आध्यात्मिकता पर भी उन्होंने बात की और जन से जोड़ने की जो बात थी उसको भी विभिन्न शीर्षकों में बांट करके किया था। बाद में फिर भिखारी करके एक किताब उनकी आई, सब में अलग अलग विषय थे और बहुत अच्छी तरह से
हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि भिखारी ठाकुर को आगे बढ़ाने में दो लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है, महेश्वर प्रसाद उर्फ महेश्वराचार्य और तिरहुत के कमिश्नर जगदीश चंद्र माथुर जी का। जगदीश चंद्र माथुर को हमको नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने भले नहीं मिला हो लेकिन भिखारी ठाकुर को पद्मश्री दिलवाने की कोशिश की थी, उसके लिए उन्होंने अनुशंसा भेजी थी। तो उनको नहीं भूलना चाहिए और भिखारी के बारे में उन्होंने लिखा भी था। तो इन दोनों आदमी को अगर हम लोग नहीं भिखारी ठाकुर जयंती के अवसर पर याद करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। उनको याद किया जाना चाहिए। या बाद में मैं अविनाश चंद्र विद्यार्थी को याद करता हूं कि उन्होंने उनको लिपिबद्ध किया और संजीव जी ने कहा भी कि वे बराबर उनके पास आ जाते थे टूटे हुए पैर के साथ, लाठी ठेंगते हुए। तो वे लोग समर्पित थे भिखारी के प्रति, भिखारी ठाकुर के प्रति और उनके लेखन के प्रति। जी सर। सर एक और सवाल बनता है संजीव जी से, मैं समझना चाहूंगी सर, सूत्रधार को आपने लिखा है, इसकी प्रेरणा कहाँ से आई और कोई इसके पीछे कोई घटना रही जिससे आपने इतनी अच्छे उपन्यास की रचना की? जी सर। मैंने पहले ही इस संदर्भ में संभवतः आपका स्विच ऑफ था या हम लोग आपस में बात कर रहे थे, तो मैंने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि किस तरह से मैं महेंद्र मिश्र के प्रति ज्यादा आग्रही था, लेकिन किस तरह से मेरा झुकाव सामाजिक संदर्भों के तहत जुड़ने के कारण राजेंद्र जी के हस्तक्षेप पर भिखारी ठाकुर छोड़ गया। इसके अलावा भरत मुनि जो हमारी नाटकों की परंपरा रही है, नाटक माने चरित्र, उदात्त चरित्र जो ऊंचे कुद का होगा, लंबा चौड़ा और विशिष्ट होगा, अच्छी भाषा बोलता होगा। तो भरत मुनि के जो नाटकों के जो चरित्र थे बड़े बड़े, उनसे अलग यथार्थवादी जो ये होती है अवधारणा कि सामान्य व्यक्ति जो है वो किस तरह से समाज में रहता है, उसकी स्थिति क्या होती है। तो इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो गई थी, लेकिन इसके तहत भी मुझे भिखारी ठाकुर की ओर जाना पड़ा। फिर भिखारी ठाकुर की ओर जैसे मैंने गहन अरण्य में प्रवेश करता है आदमी, तो तरह तरह की चीजें देखता है, मुझे अद्भुत अद्भुत चीजें दिखाई पड़ने लगी। भिखारी ठाकुर का उत्थान, अभ्युदय, समझिए कि घर में कोई पसंद नहीं करता है नाच की, नाईगिरी जो है उसको भी सीखा और नाईगिरी साथ साथ चलती रही, यहाँ तक कि एक दो बाबू साहब आते हैं तो मतलब भिखारी ठाकुर अपना कट पेंसिल से लिखते थे और उसमें कर रहे हैं, तब तक वो आए और उसके बाद उठ करके जमीन पर। तो उन्होंने कहा कि उन दोनों में शर्त बनी थी कि आज अगर हम भिखारी ठाकुर से दाढ़ी बनवा लेंगे तो आपको एक गांजे की मतलब एक ये बाजी रही ऑफर। अब कब उन्होंने दाढ़ी बनाना छोड़ा था, कब क्या किया था, ये तो उनको याद नहीं होगा। बहुत रंग गए थे साहित्य रचना में, नाटकों में, नाच में, तो उन्होंने कुछ इनकारा नहीं है, सीधे सीधे छप्पर में खोसा हुआ जो कागज थे खोसे हुए थे उसमें खोज रहे हैं। उसमें से जैसे ये होते हैं गरड़ी की तरह पेंसिल गिर गई। इसके बाद तब वो गिरा, छुरा होता है, छुरा, धरनी, ये सब की टोपी होती वो गिरी। इसके बाद उन्होंने कांपते हुए हाथ, इच्छा नहीं थी लेकिन फिर भी उठाया, चलिए आप आए हैं तो बनाते हैं। इसके बाद उसमें जंग लगा हुआ था, सोचिए जंग लगा हुआ था। दोनों जो बाबू साहब लोग थे दोनों ने हाथ जोड़ दिए कि अगर इस उस तुरे से हमारी दाढ़ी बनी या आपकी दाढ़ी बनी
तो हम तो गए सुनधाम छोड़ा हुआ ये, लेकिन ये चरित्र मैंने इसलिए दिया कि ताकि ये स्पष्ट हो कि उनके अंदर अभिमान बोल के कोई चीज नहीं थी। तो उसके बाद उन्होंने हाथ पकड़ लिया कि जाइए आप गांजा जीत गए, आप समझिए। और उसके बाद कहा कि ऐसे नहीं, गांजा नहीं ऐसे जीता, आप आए हैं तो आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने कहा 20 नह जोड़ के आशीर्वाद कहते हैं कि इनकी कीर्ति जो है वो 10 दिशाओं में फैलती जाए। ये सब प्रसंग इसलिए जुड़े थे ताकि स्पष्ट कर सकूं। बहुत सारी बातें हैं जो भिखारी को भिखरिया कहते थे। जी, ये सब सारी बात। तो इसी से संबंधित एक प्रश्न और मेरे मन में है सर। अपने तमाम तरह के शिखर रोहन के बावजूद भिखारी अंत तक भिखारी ही बने रहे, ये हमारे समाज संस्कृति के लिए यक्ष प्रश्न है। आप क्या कहेंगे सर? नहीं, ये उनकी सरलता भी थी, और सरलता में जो अंतर्निहित महानता होती है वो भी थी जी। वो एक कलाकार को कैसा होना चाहिए, एक कलाकार, ग्रामीण कलाकार जो पोथियां जिसकी तरफ ताच्छिल्य घृणा के भाव से लोग कहते थे, ये सब चीजें नहीं, चौबे जी ने कहा हो या किसी ने कहा हो पता नहीं, लेकिन उसके वही सब पोथियां लेकर के जगदीश चंद्र माथुर के पास गए थे वो, जिसको कि कोई उन्होंने लिखा भी है, उस पर लेख जो लिखा है कि इनको कोई भी अपनी लाइब्रेरी में रखना नहीं चाहेगा। मैंने जब सूत्रधार लिखा उसके पहले कोई पुस्तक ऐसी नहीं थी जो कि सभ्य डिजाइन में, आकार प्रकार में सूत्रधार के रूप में आए और समाज में फैले। वही पतली पतली किताबें थी जो कि सल्किया हावड़ा, बनारस की कचौड़ी गली और कौन सा ये था, ये सब में छपी थी। और वो 4 आना 2 आना ऐसे करके उसके दाम थे, वो जमाना था। वो उससे निकाल करके उसको ले आना जगदीश चंद्र माथुर जी का एक बहुत बड़ा अवदान है। जैसा कि मिश्रा जी ने कहा कि प्रणम्य है जगदीश चंद्र माथुर, जबकि उन्होंने इतने शानदार भाषा में इतनी स्तवन किया है भिखारी ठाकुर का कि उसको प्रणाम करना चाहते हैं जगदीश चंद्र माथुर को और महेश्वराचार्य जी को, जो उन्होंने विश्लेषण किया है। तो ये जो भिखारी ठाकुर को समझने के लिए मेरा तो पहला निवेदन है, मैं लेखक हूँ, निवेदन क्या करूं, लेकिन यही है कि कृपया सूत्रधार को पढ़िए ताकि भिखारी ठाकुर को मैंने जो समझा है कम से कम उसकी तरफ आपकी नजर जाए, गलत लिखा या सही लिखा, इसके लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, इसको पढ़ने की आवश्यकता है और तभी हम समझ पाएंगे पूरी तरह से पूर्णतः अपनी जो इतनी शोध कार्य करने के बाद अपनी जो सूत्रधार लाया है और उसको पढ़ के समझना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे, करीब हो पाएंगे कि भिखारी ठाकुर का जीवन और उनके जो विचार थे वो क्या थे। बहुत सही कहा सर। चलने का अब कार्य। हाँ शेफाली जी, एक सेंटेंस और जी। उस पुस्तक को नामवर सिंह, मैनेजर पांडे और शाही जी, बोलिए, सभी लोगों ने पढ़ा और सराहा और कई बार उस पर रिएक्ट भी किया। लेकिन मैं चाहता हूं कि सर्वसाधारण में ये किताब बहुत लोकप्रिय है। नाई जाति के लोगों में तो ये पॉकेट बुक की तरह काम करती थी, उसकी तरफ नहीं। आप अपने ढंग से पढ़ करके मुझे बताइए कि और क्या होना चाहिए था, कहाँ मैं चूक गया, कहाँ और अच्छा होना चाहिए था। जी 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 सर। शेफाली जी आप बोलिए, आप बोलिए सर। संजीव सर आप बोलिए। जी आप संजीव जी बोलिए। हाँ नहीं, उनको जो कहना था तो कह लिया। हाँ आप अपनी बात कहिए, आप अपनी बात कहिए सर। जी मैं कहूँ, संजीव सर ने बहुत अच्छी बात कही है। और जो नहीं, संजीव सर कुछ कहना चाह रहे थे।
ना वो कह चुके, वो एक मिनट जो सर, उनको संजीव सर कहना कुछ था कहना उन्होंने चाह कह रहे थे। लिया। हाँ हाँ हाँ। नहीं, मैं सिर्फ कह नहीं, रहा हूँ संजीव कि जी की बात पूरी हो गई जी। अच्छा, जिस हाँ हाँ हाँ। भाषा का प्रयोग मैंने किया है, उस भाषा को साधने के लिए भी कई लोगों का ये रहा कि मैं तो अवधि जी का आदमी हूँ, तो लखनऊ का पास का आदमी ये क्या लिखेगा। लेकिन मैं बार बार संपर्क में रहा उनके पूरे परिवार के साथ, और यहाँ तक कि मैनेजर पांडे से बाद में भी किया, तो कहा बिल्कुल ठीक है। और इसके लिए मैंने क्या क्या जतन किए वो सब कहने का आज यहाँ वक्त नहीं है, ना टाइम है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सवाल है कि आपने जी जी सर, आप निर्विकार बोलिए। भाव से आपने काम किया है और उसको जी अब करके काम किया है। हाँ, बात सही। अ, मुझे संजीव जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जी उन्होंने, जी सर, आप कुछ कहना भिखारी के गीतों पर। हाँ, जी भिखारी के गीतों पर कुछ बताइए। आप कुछ कुछ कहना चाह रहे हैं यशवंत सर? मुझे मेरा जी जी जी, मैं उसी चीज पे कहना चाह रहा था। एक बार महेंद्र मिश्र की चर्चा भी हुई, और जी जी हमारी हमारी एक खास एक हमारी टेंडेंसी होती है कि हम जब किसी भी आदमी को पसंद करते हैं तो उसको ईश्वर बना देते हैं। सब आदमी जी। जिनको हम पसंद करते हैं हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम ही होना चाहिए, सुपर ह्यूमन होना चाहिए। हम्म ये हम्म, एक सिस्टम है, हम लोग फैन फॉलोइंग वाले लोग हैं। जी लेकिन मैं आज तो मौका नहीं है, बस मैं ये बात इस आइडिया के साथ छोड़ना चाहता हूँ संजीव जी के सामने और ब्रजभूषण जी के सामने कि एक परिचर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि महेंद्र मिश्र का मूल्यांकन नहीं हुआ, और जी मैंने बिल्कुल। थोड़ा बहुत उनके आगे पीछे भागने की कोशिश की, उनकी रचनाओं को देखने या प्रकाशित चीजों को, तो एक कहीं ना कहीं एक लीनियज मिलता है। वो गीतकार वो हैं, और वो मूल रूप से गीतकार हैं और ये नाटककार हैं, और कई बार मुझे बिल्कुल एक क्रम दिखाई पड़ता है कि महेंद्र मिश्र के गीतों का की कंटिन्यूटी है भिखारी ठाकुर के नाटकों वाले गीतों में। तो जी एक चर्चा ये होनी चाहिए थी कि वो क्या संबंध था, क्या विरोधाभास है और क्या सच्चाई है, या क्या प्रमाण मिलते हैं हमें हमें कि क्या वो महेंद्र मिश्र के गीतों से प्रेरित थे, या उनसे उन्होंने सीखा था, या उनसे उनका लेना देना था। एक परिचर्चा कभी इस पर पूरी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है इस जी संबंध का और खास करके महेंद्र मिश्र का मूल्यांकन बाकी है। बेशक हम नए फिल्मों में उनके गीतों को ले आए, या जी भिखारी ठाकुर के जी गीतों को रेनकोट जैसे नई फिल्म में ले आए, ये अलग हाँ। बात है, जी लेकिन जी एक सूचना मैं यह देना चाहता हूँ कि महेंद्र मिश्र जी सर। के चरित्र पर जो उपन्यास आया था फुलसुंगी पांडे कपिल का, और उसका जी अंग्रेजी अनुवाद एक डॉक्टर गौतम चौबे ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने किया है अंग्रेजी अनुवाद, और जो पेंगुइन से अभी हाल फिलहाल छपा है। ये भोजपुरी के लिए भी बड़ी बात है कि महेंद्र मिश्र के चरित्र पर लिखा गया उपन्यास फुलसुंगी का भोजपुरी अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद पेंगुइन से छप चुका है, और चर्चा हो रही है। मैं समझता हूं कि उस आधार पर कोई अगर आए तो संजीव जी के उपन्यास का भी अनुवाद करे, और वो भी किसी बड़े प्रकाशन से छपे, ताकि भिखारी ठाकुर के बारे में, भिखारी ठाकुर की सामग्रियों को भी अंग्रेजी में कोई अनुदित करे और उसके बारे में लिखे बताए तो ज्यादा अच्छा होगा। एक खुशी की बात होगी। जी गीतों की चर्चा आपने की कि भिखारी ठाकुर के गीतों के बारे में। भिखारी ठाकुर, जी एक मिनट, चलिए हो। जी सर, यशवंत जी आप बात पूरी करें, और अब कार्यक्रम समाप्त भी करने का समय हो रहा है, तो आप बात पूरी करें यशवंत सर। जी जी जी, वो इंटरनेट भी हमें शायद इसी का तकाजा कर रहा है कि अब आप लोग खत्म करें, तरह तरह का जी व्यवधान जी शुरू वो है। तो जी ये जी, अब हम जी, समाप्ति भिखारी की ओर ठाकुर हैं। के गीत बहुत ही पॉपुलर हैं, बहुत ही जनमानस में जगह जगह पहुंचा है। और मुझे जो मैं थोड़ा सा फर्क रखूंगा अपने ओपिनियन में ब्रजभूषण जी से, कि मुझे लगता है कि हिंदी के सबसे जी बड़े प्रकाशकों में से एक राधा कृष्ण से छपी है संजीव जी की किताब, इससे बड़ी प्रतिष्ठा की बात क्या होगी। अंग्रेजी में अनुवाद जी होना सर। एक नया ऑडियंस का डायमेंशन जरूर खोलता है, लेकिन वह हम्म अनुवाद कोई बहुत बड़ी प्रतिष्ठा की बात नहीं है, क्योंकि भिखारी का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो उनको समझने वाले पढ़ने वाले लोग हैं, वो भोजपुरी अन्यथा हिंदी में ज्यादा है।
तो जी ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण काम है कि हिंदी में उनकी किताबें छपी हैं, कुछ संकलन फुलसुंगी छपा हो या 10 द्वारे का पिंजरा छपा हो, ऐसी चीजें छपी हैं। और हम लोग शेफाली जी उम्मीद करेंगे कि महेंद्र मिश्र पर एक परिचर्चा की जाए और सभी लोग हम जमा हो बिल्कुल। तो मुझे बातचीत हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छी बात कही है सर, क्योंकि एक दिन इस पे भी हम चर्चा के लिए मिलेंगे और बहुत अच्छी चर्चा रही। अंत में मैं यही कहूंगी, आप सभी का धन्यवाद करते हुए, कि जो भिखारी ठाकुर के जन्म जयंती पर हम उन्हें सादर नमन कर रहे हैं, उनको सादर नमन तभी हम सही मायने में कह पाएंगे उनके विचारों को और उनकी हुई कही हुई जो उनके जो विचार थे समाज के प्रति, समाज की कुप्रथा के प्रति, उनको किस तरह से उस वक्त में उन्होंने हिम्मत से, साफगोई से रखने की और अपने नाटकों गीतों के माध्यम से दर्शाया था और पटल पे रखा था सबके समक्ष, और मुख्य धारा तक वो बात अभी तक पहुंच रही है जो अभी सर ब्रिज सर कह रहे थे। और सर ने जो इतनी मेहनत से इतनी प्यारे जो उपन्यास लिखे हैं, सूत्रधार, इसको पढ़ के उनके करीब जाया जा सकता है, भिखारी ठाकुर के विचारों को समझा जा सकता है, जिया जा सकता है और उसे जीवन में कितने फायदे हम ले सकते हैं, ये भी सूत्रधार को पढ़ने के बाद समझ में आएगा। और तमाम जो आप लोगों की चर्चा रही बहुत ही ज्ञानवर्धक रही और हमारे सुनने वाले को भी, बहुत पाठकों को, दर्शकों को, सबको अच्छा लगा और मुझे भी बहुत जानकारी हुई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम, नमस्कार। और तमाम जुड़े दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।